हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप एलएलबी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप एआईबी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। आप थंबनेल देख के घुसे होंगे। इसका जो टाइटल है वो है गोलकनाथ केस। ठीक है, 1967 का ये केस है और इसमें इनका जो नाम था वो हेनरी और विलियम, मतलब पूरी फैमिली ने ये जो है ये केस डाला था अदालत में। और हेनरी और विलियम गोलकनाथ, जो कि हम सिर्फ इनको गोलकनाथ के नाम से जानते हैं, ये एक भूमि से रिलेटेड केस है। यानी इनके पास 500 एकड़ की भूमि थी। 500 एकड़ कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा थी, मतलब 500 एकड़ की इनकी भूमि थी। उसी के चक्कर में जो है इन्होंने केस डाला था। तो मोटा मोटा आप ध्यान रखना कि ये भूमि से रिलेटेड केस है, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड। और इनके पास जो है 500 एकड़ की ज़मीन थी और केस कब का है, 1967 का। ठीक है, अब इसमें क्या था कि जब उनकी भूमि पे सवाल उठाए गए, क्योंकि ये रूल बना कि हर एक व्यक्ति को, मतलब एक व्यक्ति को सिर्फ 30 एकड़ ज़मीन दी जाएगी, इससे फालतू नहीं दी जाएगी। क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट जब रूल निकालती है तो जो वो निश्चित कर लेती है उस हिसाब से जो है भूमि मिलती है। अब कई लोगों ने जो है कब्जा किया होता है या फिर उनकी अपनी होती है, लेकिन ये रूल निकाला गया कि हर एक पर्सन को 30 एकड़ से ज़्यादा भूमि नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब गोलकनाथ जी के पास कितनी थी, 500 एकड़ की ज़मीन थी। ठीक है, तो वो कब गए, 1967 का तो ये मामला है, लेकिन वो अदालत में कब गए, वो गए 1953 में। ठीक है, अब दोनों सन देख लीजिए कितने डिफरेंस है। 1953 में वो गए अदालत में। कहाँ का मामला है, पंजाब का। ठीक है, तो इसका पंजाब सरकार एक अधिनियम लाई थी तभी 1953 में कि एक पर्सन को 30 एकड़ ज़मीन मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब क्या हुआ कि अनुच्छेद, अब क्या हुआ, कानून के अंतर्गत जो अनुच्छेद 19(1) है, 19(1)(f), उसके मुताबिक क्या किया गया, गोलकनाथ जी के जो ये भूमि से रिलेटेड 500 एकड़ की जो ज़मीन थी, जो उन्होंने अदालत में केस डाला था, उस चीज़ को जो है बाधित कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि जो रूल आया 1953 में, अनुच्छेद 19(1)(f) के में उनके जो अधिकार है वो बाधित कर दिए गए। ठीक है, फिर क्या हुआ कि उसमें ये भी बताया गया कि वो कानून के अंतर्गत कोई अपनी इच्छा से कानून से रिलेटेड कोई पेशा यानी कि कोई काम नहीं कर सकते। ये भी इस केस में कहा गया। ठीक है, अदालत में। और दूसरा ये भी कहा गया कि सुरक्षा, यानी अनुच्छेद 14 के अंतर्गत थोड़ा सा उल्लंघन किया गया कि सुरक्षा से रिलेटेड है। अनुच्छेद 14 के बारे में आप पढ़िएगा डिटेल में। उसके बारे में कहा गया है कि सुरक्षा से रिलेटेड भी इनको जो है कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इनको एक तो अपना पेशा अपनाने से थोड़ा सा बाधित कर दिया गया, और सुरक्षा से रिलेटेड यानी अनुच्छेद 14 के बारे में आप पढ़िएगा, उससे सुरक्षा से रिलेटेड इनको थोड़ा सा रोका गया। यहाँ पे जब अदालत का विराम लग गया था कि भाई इस तरीके से इस केस में जो है काम किया जाएगा और एक व्यक्ति को सिर्फ 30 एकड़ की ज़मीन दी जाएगी, और अगर इनके पास 500 एकड़ की ज़मीन है तो वो तो इनको नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वो मैंने जो आपको बताया कि अनुच्छेद 19(1)(f) के अंतर्गत ये चीज़ बताया गया। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ समय बाद 17वां संशोधन पास हो गया, यानी 17वां संशोधन आया। फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर आया कि संवैधानिक संशोधनों में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कम करने की शक्ति नहीं होगी। अब जैसे कि मैंने आपको एक केस कल भी बताया था, केशवानंद भारती केस था। केशवानंद भारती केस में भी यही बोला गया था कि जो है जो केशवानंद भारती वीएस बनाम केरल राज्य का केस था, उसमें किसी भी इंसान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, चाहे उसके लिए संसद ही क्यों ना कह रही हो।
ठीक है। अगर संसद भी अगर किसी कानून में अगर वो संशोधन करती है कि जो पहले से कानून बना हुआ है या फिर कोई नया कानून पास करती है, तो उसमें क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय का भी जो है वो उसका अवलोकन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय उसको देखेगा कि सब कुछ ओके है, और एक आम नागरिक के जो अधिकार हैं उनमें जो है कटौती नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे ये गोलकनाथ जी का जो ये केस है, इसमें भी यही दोहराया गया है कि जो एक आम नागरिक की जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उनको जो है ख़त्म नहीं किया जाएगा, उनके अंदर दायरे में रहकर ही जो है कार्य किए जाएंगे। ठीक है। ठीक है, कहने के लिए बहुत आसान है लेकिन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है जब कोर्ट कचहरी का मामला आ जाता है। अब ये गोलकनाथ जी काफ़ी टाइम से जो है अपना केस लड़ रहे थे, और यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा कि 11 जजों की संविधान पीठ में ये जो है सुनवाई हुई थी। कितने जजों के बीच में? 11 जजों की पीठ में। ठीक है, 11 जज थे उसमें बेंच में शामिल, और इसमें जो है ओवरलोडिंग का सिद्धांत का पालन किया गया है। जो ये गोलकनाथ जी का जो केस है, इसमें ओवरलोडिंग का सिद्धांत, अब ये ओवरलोडिंग क्या है, ये है कि इसमें जैसे कि केवल 30 एकड़ की ज़मीन एक व्यक्ति को मिलेगी, जो उनकी 500 एकड़ की थी वो नहीं। ठीक है, तो ये ओवरलोडिंग का सिद्धांत हो गया। इसके बारे में आप डिटेल में जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है फिर बाद में आया था केशवानंद भारती केस जो है केरल वाला, ये गोलकनाथ वाले के बाद केस हुआ था, जिसमें ये संविधान यही कहा गया था कि जो मौलिक सिद्धांत हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आप हैं, हम हैं, कोई भी आम नागरिक है, तो उसके जो उसकी जैसे कि स्वतंत्रता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत आपने पढ़े होंगे, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें जो है उनका उल्लंघन नहीं किया जाएगा। अगर संसद भी कोई कानून पास कर रही है तो उसमें ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है कि कहीं इन सिद्धांतों से या फिर इन संशोधनों से किसी व्यक्ति का हनन ना हो, किसी के अधिकारों का हनन ना हो, आम नागरिक हैं उनके अधिकारों का हनन ना किया जाए। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय ही उसका जो है अवलोकन करता है। ऐसा नहीं है, संसद को तो बहुत बड़ी पावर है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की भी बहुत बड़ी पावर है, तो दोनों में जो है दोनों जो है देख सकते हैं। और जो जब संसद कोई कानून पास करती है तो उसको जो है उसका अवलोकन, उसका जो फैक्ट्स होते हैं, उसके सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं कि किस तरीके से संशोधन किया, किस तरीके से उसको पास किया गया, क्या इसमें किसी का हर्जाना तो नहीं किया हुआ, इसमें आम नागरिक का कोई इसमें हनन तो नहीं हो रहा अधिकारों का। तो ये सारी बातें जो है देखी जाती है, उसके बाद ही जो है कोई नया कानून किसी पिछले कानून में जो है संशोधन किया जाता है। तो अब भी गोलकनाथ केस क्या था, 1967 वाला मामला, मोटा मोटा आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये भूमि से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? भूमि से रिलेटेड है। ठीक है, अब कितनी भूमि थी गोलकनाथ जी के पास? अब ये 4 ऑप्शंस बन के आ जाएं तो आप टिक कर दीजिएगा। 500 एकड़ भूमि थी। कितने गोलकनाथ जी के मामले में, केस के मामले में कितनी ज़मीन देने का था? 30 एकड़। 30 एकड़ पे आप टिक कर दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो कैसे भी तोड़ मरोड़ के बन सकता है। ठीक है, तो उसमें आपको जब आपके पास पूरी केस डिटेल होगी, अब सन भी दिया जा सकता है कि गोलकनाथ जी कौन से सन में जो है गए अदालत में, तो आप जो है बोल सकते हैं कि ये कब का केस है, 1967 का केस है। ठीक है, ये जो है पंजाब सरकार जो है गोलकनाथ के वीएस बनाम जो है पंजाब सरकार, स्टेट ऑफ पंजाब, ऐसे करके 1967 केस है ये। ठीक है, पूरा अगर आप लिखेंगे, या फिर सिर्फ आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि गोलकनाथ केस 1967, इस नाम से भी आप इसको जानते हैं। और बहुत ही फेमस केस है, और काफ़ी बार जो है ये एआईबी में भी आया है। मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार करी है एलएलबी एआईबी प्लेलिस्ट के नाम से, केस लॉस के नाम से। आप जाकर वहाँ पे सारे केसेस देख सकते हैं। जो मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है उनकी मैं अलग से जो है लिस्ट बना रही हूँ, ताकि ये कहानी ऑडियो अगर आप सुन लेंगे हेडफोन लगा के तो आपको ध्यान में रहेगा कि केस में क्या हुआ था, और आपके पास ऑप्शन आएंगे तो आप उसमें जो है टिक कर पाएंगे। और इसी बीच
इसके पास और कुछ नहीं था। ये 3 जो है इसमें पॉइंट्स फैक्ट्स बताए गए थे कि सबसे पहले जो अनुच्छेद जो हमारा आर्टिकल नंबर 19(1)(f था, उसमें जो है उसके अंतर्गत जो है गोलकनाथ जी के अधिकारों को बाधित किया गया था। किसके द्वारा? अदालत के द्वारा, ठीक है। और क्योंकि अदालत जो है जो भी कानून बना है उसके अंतर्गत ही रहकर जो है कोई भी फैसला सुनाती है, तो यहाँ पे 19(1)(f) के अनुसार उनको बाधित किया गया अपना। और ये भी बोला गया कि भाई अपना पेशा नहीं अपना सकते, अपना प्रोफेशन नहीं अपना सकते, ठीक है। और ये केस जो है केस भी काफ़ी लंबे चलते हैं, आपको पता है। 11 जजों यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कितने जजों की पीठ में जो है कार्य किया गया, तो 11 जजों की पीठ में संविधान यहाँ पे सुनवाई हुई, ठीक है। ओवरलोडिंग का सिद्धांत क्या होता है ये गोलकनाथ में, तो ये भी आप बोल सकते हैं कि भाई ये मैंने बताया आपको, हर व्यक्ति को 30 एकड़ की ज़मीन का ऐलान हुआ था और ये रूल्स के अंदर आ रहा था, और उनके पास जो है 500 एकड़ की भूमि थी। इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। और इस केस में एंड में क्या हुआ, अब मैं आपको एंड का जो निचोड़ हुआ था वो क्या जजमेंट हुई थी। एंड में इसका रिज़ल्ट ये निकला कि उनको 30 एकड़ की ज़मीन दी गई, उनको 500 एकड़ की ज़मीन नहीं दी गई। तो ये इसमें जो है रूल्स के अंदर रह कर जो है काम किया गया। और बाकी आप जो है इसका डिटेल में आप जजमेंट पढ़िए। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगी आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, और आप मेरे को मोटिवेशन दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा हो या फिर आपको पसंद आई हो, तो आप इसको लाइक करके ज़रूर जाएं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों सब्सक्राइब करना, चाहे आप एडवोकेट बनने वाले हो या बन चुके हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ भी आप जो है यहाँ पे मैं नई नई चीज़ें लाती रहूँगी, ठीक है, लीगल से रिलेटेड, और आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय।